हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसके लिए कमेंट कर रहे थे, तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको बहुत ध्यान से देखना है। मिड टर्म के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इनको देख कर जाओगे तो आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन करा दो, जबकि हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पे प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर की वीडियो मिलेगी, उसी प्लेलिस्ट में आपको ये जो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन वाली वीडियो है ये भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। अभी तक आई थिंक 28 से 30 हज़ार के करीब बच्चे इसको देख चुके हैं। ठीक है, आप भी जल्दी देखिए, कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखो। सभी चैप्टर के जो भी आपके मिड टर्म में आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो, एक गलती बच्चे करते हैं, ज़्यादातर बच्चे एक गलती करते हैं। वो गलती क्या है कि वो पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, जब एग्जाम आते हैं तो एग्जाम से पहले क्या करते हैं, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को देखना गलत नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको चैप्टर भी पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर है हमारी बुक में, क्या उसका सिलेबस है, उस चैप्टर में कौन से टॉपिक हैं, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चैप्टर आपको रीड करना है, पढ़ना है, समझना है। तो चैप्टर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है ना, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर को बहुत अच्छे से देख लो। आपके पास टाइम काफ़ी है, अच्छे से कम 1 से 2 बार चैप्टर को देख लो, ताकि हर चैप्टर की समरी आपको पता हो, चैप्टर के अंदर की डिटेल आपको पता हो। ठीक है, सारे चैप्टर अवेलेबल है। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है और एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो देखना है। उसके बाद मैं आपके लिए मैप की वीडियो भी लेके आऊंगा और कार्टून वगैरह की वीडियो भी लेके आऊंगा। ठीक है, सभी वीडियो आपको देखना है। आपके 100% कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसा आपने सोचा नहीं होगा उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। eklavyastudypoint.com पे जाना है। अगर मान लो कोई सब्जेक्ट के नोट्स अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करो, आपके एग्जाम से पहले सारी पीडीएफ वहाँ पे डाल दी जाएगी। ठीक है, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट इस नाम से मैं आपको इंस्टा पे मिलूंगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा टाइम निकाल के। ठीक है, वैसे मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। आपकी बुक 1 और बुक 2 दोनों के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। बात करते हैं बुक 1 का, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जो रूस की क्रांति थी, यानी जो रशियन क्रांति थी या जो रिवोल्यूशन था, ये कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था। सन 1900 में हुआ था, या 1917 में, या 1919 में, या 1991 में। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, ये 1917 में ये क्रांति हुई थी। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। इसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है पेपर में बोल्शेविक क्रांति पूछे तो भी आपको यही बताना है किस चीज़ के खिलाफ थी। आपको पता होना चाहिए, इसमें पूंजीवाद का विरोध किया गया था। ठीक है, पूंजीवाद का विरोध किया गया था। समाजवाद, साम्यवाद को ये अच्छी मानती है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश क्या कहलाए। तो जो देश सोवियत संघ में उसके खेमे में शामिल हुए थे, उनको दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था। ठीक है, पूछा जाता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था, यानी कौन सी पार्टी है जिसने सोवियत संघ में शासन किया। कांग्रेस पार्टी नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी या रूसी पार्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी, यानी सोवियत संघ जो था एक कम्युनिस्ट, आप इनको कम्युनिस्ट विचारधारा वाला मान लीजिए। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा है, और लगभग 70 साल तक यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ने ही शासन किया है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि जो बर्लिन की दीवार है ये कब गिराया गया था इसको। तो हमको ये भी पता होना चाहिए ये कब बनाई गई थी। ठीक है, तो सन 1961 में इसको बनाया गया था, आपको ये याद रखना है। और 28 साल तक ये दीवार खड़ी रही थी, आपको ये भी याद रखना है। 150 किलोमीटर ये दीवार लंबी थी। ठीक है, और 9 नवंबर 1989 को इसको गिरा दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। 9 नवंबर 1989 को, अगर 89 को इसको गिराया गया तो किसके द्वारा गिराया गया। तो आप कहोगे वहाँ की जनता के द्वारा। ठीक है, वहाँ की जो आम जनता थी उसने उसको गिरा दिया था। तो यहाँ से देखो, एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बना के बता दिए हैं, तो हो सकता है पेपर में कुछ भी पूछ लें तो आप आराम से कर दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोवियत संघ ने किस मामले में यूएनओ में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का साथ दिया था। ऑप्शन है युद्ध के मामले में, बिल्कुल भी नहीं। कश्मीर के मामले में तो ये ठीक है, ठीक है। परमाणु हथियार काट दो, ये भी काट दो, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यानी कि जो सोवियत संघ है वो हमारा मित्र रहा है हमेशा से, और उसने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ में यानी कि यूएनओ में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिला के बना था, कितने रिपब्लिक्स को मिला के बना हुआ था सोवियत संघ। तो ये 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए सोवियत संघ जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं, ये 15 गणराज्यों को मिला के बना था। इसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य था वो था रूस, ठीक है, या रसिया आप उसे कह सकते हो। रसिया सबसे ज्यादा जो इसमें चलती थी वो रसिया की चलती थी, क्योंकि रसिया जो था वो आर्थिक रूप से भी मजबूत था और वैसे भी ज्यादा ताकतवर था, ठीक है। तो ये हमको समझना है, एक ही क्वेश्चन से हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए। अगला प्रश्न है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, ठीक है। तो आपकी बुक में आपको क्या मिलेगा, 1980 के दशक के मध्य में। बुक में ये लैंग्वेज है 1980 के दशक के मध्य में। अब हमको ये समझना है 1980 का दशक क्या होता है। 1980 का दशक का मतलब है 10 साल, यानी 1980 से लेके 1990, और 1980 के दशक के मध्य में यानी इन दोनों के बीच में, यानी आंसर हो जाएगा 1985, ठीक है। हो सकता है पेपर में लैंग्वेज क्वेश्चन की घुमा दें, तो आपको कितना भी क्वेश्चन को घुमा दे टीचर, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से रट के मत जाना, समझ कर जाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोवियत संघ में ने किस वर्ष अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करा था। ये 1979 की बात है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में डैश की नीति चलाई थी। कौन सी नीति चलाई थी। आर्थिक सुधार की नीति चलाई थी, क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। राजनीतिक सुधार की नीति चलाई थी, बिल्कुल ठीक है। लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई थी, ये भी ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। देखिए हुआ क्या था कि मिखाइल गोर्बाचेव थे ना, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ में जो कमियां थी उसको सुधारना चाहते थे। उन्होंने सुधार के लिए यहाँ पे ये सारी नीतियां चलाई थी। हो सकता है पेपर में ये क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में पूछा जाए, तो अगर मैं इसको रसियन वर्ड में बोलूँ तो वहाँ पे दो चीज़ और आ जाएगी। एक है ग्लासनोस्त, ठीक है, ग्लासनोस्त, और दूसरा वर्ड है पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका, ठीक है। ये क्या है, ये रसियन लैंग्वेज के वर्ड है, जो आपको थोड़ा सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ठीक है। अगर पेपर में मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाता है, ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलता है और उसके बदले आपको ये मिल जाता है, तो आप इसको भी ठीक कर देंगे, ठीक है। ये नीति भी इन्होंने ही चलाई थी, ठीक है, सिंपल है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी जब सोवियत संघ खत्म हो गया, टूट गया, उसके बाद उसकी सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता थी वो किसे दी गई। यानी कि जो यूएनओ है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ का जो यूएनएससी है यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में जो परमानेंट मेंबर है, जो कि 5 मेंबर हैं, उसमें पहले जो सीट होती थी किसके पास होती थी, सोवियत संघ के पास होती थी। लेकिन 1991 में सोवियत संघ तो खत्म हो गया, टूट गया, तो वो सीट किसके पास चली गई। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, आपको पता लग जाएगा कि जो रसिया है, रूस है, उसके पास वो सीट चली गई, ठीक है, क्योंकि उसका जो उत्तराधिकारी बना था वो रूस बना था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ में 1991 के तख्ता पलट में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सोवियत संघ में जो 1991 में जो तख्ता पलट हुआ था ना, ठीक है, जो तख्ता पलट हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो थे वो बोरिस येल्तनिन थे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ यानी जो यूएसएसआर है, इसका विघटन कब हुआ, ये टूट कब गया, खत्म कब हो गया। तो ये सन 1991 यानी 1991 में इसका विघटन हो गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसने सोवियत संघ में कितने साल तक यानी कितने वर्षों तक शासन किया था। तो आप आंसर करोगे 70 साल, यानी लगभग 70 साल तक, अप्रोक्स 70 साल आप मान सकते हैं इसने यहाँ पे शासन किया था, ठीक है। यहाँ पे एक ही पार्टी को शासन की परमिशन थी, कोई दूसरी पार्टी यहाँ पे शासन नहीं चला सकती थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीटेड है, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई से हो, चाहे आप आरबीएसई से हो, यूपी बिहार से हो, या किसी भी स्टेट से हो, हर जगह एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है।
इन क्वेश्चनों को रट लेना, ठीक है, ये पेपर में आते हैं। मध्य एशिया का कौन सा देश था जिसमें 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में जो रहा था, ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ताजिकिस्तान हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ताजिकिस्तान वो देश था जो 10 साल तक गृह युद्ध की चपेट में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे? तो वो थे चेचन्या और दागिस्तान। तो बी ऑप्शन आप देखिए एक बार, चेचन्या और दागिस्तान, ठीक है, बी ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 2001 में भारत और रूस के बीच में 10 द्विपक्षीय समझौते हुए थे। कितने द्विपक्षीय समझौते हुए थे? तो 80 द्विपक्षीय समझौते हुए थे, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने डैश व्यवस्था को अपनाया। किस व्यवस्था को अपनाया? देखो, समाजवाद साम्यवादी व्यवस्था को तो पहले से ही मानते थे, तो ये तो दोनों ही आप काट दो। शॉक थेरेपी को अपनाया था इन्होंने, ठीक है, किस चीज को अपनाया था? शॉक थेरेपी को। शॉक थेरेपी में क्या था? शॉक थेरेपी में इनको अपनी जो पुरानी व्यवस्था थी उसको छोड़ देना था और नई व्यवस्था यानी पूंजीवाद की तरफ जाना था, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था डैश हो गई थी। क्या हो गई थी? मजबूत हो गई थी, सोचो, या तहस नहस हो गई थी, या फिर उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा, या फिर उपरोक्त सभी। देखो, उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, क्योंकि मजबूत और तहस नहस एक साथ थोड़ी हो सकता है, तो डी ऑप्शन काट दो। कोई असर नहीं पड़ा, ऐसा भी नहीं था भाई, शॉक थेरेपी को अपनाया तो कुछ ना तो कुछ तो असर हुआ होगा ना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये दो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? तहस नहस हो गई, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये सोच के शॉक थेरेपी को अपनाया था कि ये डेवलप हो जाएंगे, इनको उससे लाभ होगा, लेकिन लाभ नहीं हुआ, बल्कि ये तो और ज़्यादा बुरे हालात में पहुंच गए थे, ठीक है। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, याद करो, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, तो वो ये सब हुआ था यहाँ पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सन 1991 के बाद डैश कई प्रांतों में टूट गया था। तो युगोस्लाविया जो था ये क्या हुआ था? कई प्रांतों में टूट चुका था, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण है? यानी किस चीज की वजह से या किस कारण की वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ? उचित संसाधन, यानी सोवियत संघ के पास अच्छे संसाधन थे, क्या इसकी वजह से सोवियत संघ टूट गया? नहीं, यानी बिल्कुल गलत है। आवागमन की सुविधा, यानी सोवियत संघ के पास अच्छी आवागमन की सुविधा थी, तो क्या इसकी वजह से टूट गया? नहीं भाई, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है ना, यहाँ से कैसे टूट जाएगा? लास्ट वाला पढ़ो एक बार। अच्छा उपभोक्ता उद्योग, यानी इनका उपभोक्ता उद्योग जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत ही समृद्ध था, क्या इस वजह से सोवियत संघ टूट गया? ये भी नहीं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी हथियारों की होड़। सोवियत संघ ने क्या करा? अपने संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा लगा दिया, किस चीज में? हथियारों की होड़ में, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि आपसे बात कर रहे हैं कि जो यूएसएसआर है, इसका जो नेचर था, इसकी जो व्यवस्था थी, उसके बारे में कौन सी चीज़ गलत है। बहुत ध्यान से देखो, कौन सी चीज़ गलत है, सही नहीं चुनना, गलत आपको पहचानना है। तो पढ़ते हैं एक एक करके। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद जो है वो प्रभावी विचारधारा थी, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समाजवादी विचारधारा को मानते थे ये लोग, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, राज्य का स्वामित्व था भाई। तीसरा, जनता को आर्थिक आजादी थी, क्या जनता को यहाँ पे आर्थिक आजादी थी? तो आप कहोगे यस, बिल्कुल आजादी थी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जनता को आर्थिक आजादी नहीं थी, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था, बिल्कुल करता था, राज्य करता था। संसाधनों पे भी राज्य का स्वामित्व था, समाजवाद को ये लोग मानते थे, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी जनता को यहाँ पे आर्थिक आजादी तो बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि जनता के साथ तो यहाँ पे एक तरह से गलत व्यवहार हो रहा था, हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? अब वापस से यहाँ पे ये पूछा है कौन सा नहीं है, तो बहुत ध्यान से देखो। यानी सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो क्या परिणाम नहीं हुआ, तो समझते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो विचारधारा की लड़ाई थी, यानी जो पूंजीवाद वर्सेस समाजवाद या साम्यवाद चल रहा था, क्या ये खत्म हो गई थी? यानी ये लड़ाई का अंत हो गया था? तो हम कहेंगे बिल्कुल हो गया था। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल का जन्म हुआ, CIS, बिल्कुल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व व्यवस्था की जो थी उसमें शक्ति संतुलन में बदलाव आया, बिल्कुल ठीक है। तीसरा भी आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है।
क्योंकि इस घटना का इससे कोई संबंध नहीं है, ये तीनों इससे रिलेटेड है, हमको यही पहचानना था कौन सा उसका परिणाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर 1 जो था वो खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम चैप्टर नंबर 2 का। पहला क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग को त्याग कर दिया गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो होंगे उसको सुलझाने में बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये किस देश के संविधान में ऐसी बातें हैं? ऑप्शन में है जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। ठीक है, तो आंसर अपना हो जाएगा जापान। जापान के संविधान में ये बातें की गई है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया यानी कि जो साउथ कोरिया है वो किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन में है उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने वर्ल्ड मैप ध्यान से देखा है तो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका में थोड़ी है, ये अफ्रीका में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आंसर है, एशिया महाद्वीप में है। सिंपल है, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रुप 7 जिसको हम G7 भी कहते हैं, ठीक है, G7 में शामिल एकमात्र एशिया का देश कौन सा है? यानी एशिया का इकलौता देश है जो G7 में शामिल है, यानी ग्रुप 7। ग्रुप 7 क्या है? ग्रुप 7 में दुनिया के 7 ऐसे देश हैं जो काफ़ी डेवलप हैं, ठीक है, बहुत आगे हैं। तो वो कौन से? पाकिस्तान का तो दूर दूर तक नाम ना है और ना हो सकता है। ठीक है, बांग्लादेश का भी नहीं होगा। अब बात करते हैं जापान और भारत। आपको पता है भारत जो है वो G7 में नहीं है, G7 का मेंबर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? जापान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, जापान इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चीन में यानी चाइना में मुक्त द्वार यानी कि ओपन डोर की जो नीति है, यानी ओपन डोर की जो पॉलिसी है वो कब और किसके नेतृत्व में अपनाई गई थी? ठीक है, यानी कब अपनाई गई थी, आप को पहला आंसर ये बताना है, और किसके नेतृत्व में अपनाई गई थी। तो नेता का नाम है देंग शाओपिंग। ठीक है, तो ये बात है 1978 की, यानी 1978 में चाइना के जो नेता हैं देंग शाओपिंग, इनकी लीडरशिप में, ठीक है, इनके नेतृत्व में चाइना ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी। अब मुक्त द्वार का मतलब क्या है? यहाँ पे ओपन डोर कर देना, यानी ओपन डोर का मतलब क्या है? यानी अपने दरवाजे खोल देना। इसके लिए व्यापार के लिए। ठीक है, यानी अब क्या करेगा चाइना? दुनिया से व्यापार करेगा, अपने दरवाजे उसने व्यापार के लिए खोल दिए हैं, इसी को मुक्त द्वार की नीति कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरिया प्रायद्वीप का विभाजन जो है दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया यानी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के रूप में ये डिवाइड हो गया था। ये कब डिवाइड हुआ था? तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। ठीक है, इसके बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसके अंत में, यानी उसके बाद में जो ये आपका कोरिया है ये 2 हिस्सों में टूट के बट गया था। ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया जो है, साउथ कोरिया जो है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है सियोल। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यानी अमेरिका ने यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की थी। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अमेरिका ने जो यूरोप, कौन से यूरोप? पूर्वी यूरोप या पश्चिमी यूरोप? सोचो, अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों की मदद करी थी। उनकी जो मतलब स्थिति थी वो बहुत बेकार हो गई थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, तो उसकी अर्थव्यवस्था को दोबारा से खड़ा करने में कहीं ना कहीं अमेरिका ने बहुत मदद करी थी, जिसको मार्शल योजना के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला इकलौता देश दुनिया में कौन सा है? जापान। जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश हान नदी के चमत्कार के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये हान नदी जो है इसका संबंध किस देश से है। ठीक है, तो ये जापान से नहीं है, चाइना से नहीं है। ठीक है, ये कोरिया से संबंधित है। अब कोरिया में भी 2 हिस्से हैं, उत्तरी कोरिया या दक्षिणी कोरिया, तो ये उत्तरी कोरिया से भी संबंधित नहीं है। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है, क्योंकि दक्षिण कोरिया जो है इसने बहुत तेजी से अपना आर्थिक विकास करा, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था साउथ कोरिया में बहुत ही तेजी से। इसको हान नदी के चमत्कार के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन है, ऑप्शन देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1948 में, यानी 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान से एक बार आप ऑप्शन को देख लीजिए, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संगठन के पास
अपना झंडा यानी अपना फ्लैग है, अपना गान यानी अपना जो एंथम होता है, ठीक है। फिर अपना स्थापना दिवस और अपनी करेंसी यानी अपनी मुद्रा है। ये कौन सा देश को, मतलब कौन से संगठन की बात चल रही है इसमें, तो इसमें यूरोपीय संघ की बात चल रही है, ठीक है। तो आपको देखते ही पहचान जाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ। बहुत ध्यान से देखो, यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ, ठीक है। ये जो भी हुआ था, क्योंकि 1948 के बाद हुआ था, 1948 वाला भी एक क्वेश्चन कराया ना हमने, उसके बाद हुआ था, यानी 1949 में हुआ था, 1949, इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के पास प्राकृतिक संसाधन, जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम है। कच्चा माल भी वो बाहर से खरीदता है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो उच्च प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी है उसके उत्पाद बनाने में प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। नाम से ही आपको पता लग जाएगा। चाइना जो है, चाइना के पास बहुत संसाधन है, तो चाइना अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जापान की बात चल रही है यहाँ पे। जापान एक ऐसा देश है जिसके पास नेचुरल जो रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, वो ना के बराबर है, बहुत कम या फिर बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा मान लीजिए। बाहर से खरीदते हैं कच्चा माल, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है जापान, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992, ठीक है, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है, तो ये भी यूरोपीय संघ के पास है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैमसंग, एलजी, hyundai ये किस देश के ब्रांड है। आपने सैमसंग तो सुना ही होगा, सैमसंग। सैमसंग जो ब्रांड है बहुत फेमस ब्रांड है, एलजी ब्रांड भी बहुत फेमस है, hyundai भी बहुत फेमस है। ये कहाँ के हैं, ये सब कोरिया से हैं, ठीक है, यानी दक्षिण कोरिया के ब्रांड है। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट्रेट संधि और यूरो मुद्रा है, इसको मानने से किसने इनकार करा था, तो डेनमार्क ने भी इसको मानने से मना कर दिया था, स्वीडन ने भी इसको मानने से मना कर दिया था, ठीक है। तो दोनों ही है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ए और बी दोनों, यानी डेनमार्क और स्वीडन दोनों ने। अगला क्वेश्चन है कि सोनी, ये ब्रांड का नाम है, सोनी आपने सुना होगा। पैनासोनिक हो गया, होंडा हो गया, सुजुकी हो गया, ये बहुत ही फेमस ब्रांड है। ये किस देश के ब्रांड है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। अब यहाँ पे वो देश का नाम तो है ही नहीं, क्योंकि ना तो ये ताइवान के हैं, ना ये साउथ कोरिया के, ना ही ये चाइना के हैं। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर किस देश के ये ब्रांड है, तो ये ब्रांड है जापान के, ठीक है, जापान। यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया है जापान, पेपर में क्वेश्चन आए आप आराम से कर दोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी, 1967 में हुई थी, ठीक है। और आगे चलते हैं। आसियान की स्थापना जब हुई थी वो डैश घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके हुई थी, कौन से घोषणा पत्र पे, तो बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना के समय इसमें कितने सदस्य देश थे, तो देखिए जब स्थापना हुई थी तो 5 सदस्य देश थे, लेकिन बाद में 5 और जुड़ गए थे, ठीक है। तो टोटल मेंबर अगर पूछे तो आपको 10 बताना है, लेकिन स्थापना के समय पूछे तो आपको 5 बताना है। 5 देश कौन से थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। नाम भी याद रख सकते हो तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोपीय संघ ने कब एक साझा संविधान बनाने की कोशिश करी, यानी एक संविधान बनाने का इसने प्रयास करा था, लेकिन उसमें ये फेल हो गया था, यानी असफल हो गया था। तो कब की बात है ये, सन 2003 की बात है, ठीक है, यानी 2003 में इसने संविधान बनाने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें ये असफल हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। आसियान 1967 में बना था, तो बच्चे क्या करेंगे, पेपर में जैसे ही आसियान पढ़ेंगे जल्दी जल्दी में बस और आगे क्वेश्चन पे चले जाएंगे, ऐसी गलती मत करना। आसियान की स्थापना कब हुई, 1967, लेकिन अगर आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना पूछे तो इसका आंसर अलग होगा, ये 1994 में हुई थी, ठीक है, 1994 में हुई थी। पूछा जाए पेपर में तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए बार बार मैं ऐसे अलग से बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संगठन दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाला संगठन है, यानी उसकी अर्थव्यवस्था ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उसकी जो विकास करने की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है, तो उसमें आसियान आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है। अब आपको नाम से ही पता लग रहा है आर्थिक समुदाय, तो अर्थव्यवस्था, व्यापार से रिलेटेड होगा, ठीक है, नाम से ही पता लग गया। सुरक्षा नहीं होगा, ठीक है, सांस्कृतिक विकास नहीं होगा, ये हो जाएगा आर्थिक विकास करना, साझा बाजार बनाना, ठीक है, साझा बाजार तैयार करना, ट्रेड को बढ़ावा देना यानी मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, आपसी व्यापार में जो शुल्क लगता है उसको धीरे धीरे बिल्कुल कम करना, ये सारा इसका उद्देश्य था, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि कंबोडिया के टकराव को किसने समाप्त किया। ध्यान से देखो, कंबोडिया के टकराव को किसने समाप्त करा, आसियान ने समाप्त किया। कैसे समाप्त किया, पेपर में पूछ लें तो आप कहोगे बातचीत के जरिए, ठीक है, बातचीत के जरिए इन्होंने उसको समाप्त करा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किन 3 आसियान सदस्य देशों से मुक्त व्यापार का समझौता किया। अब यहाँ पे एक चीज और, अगर किसी बच्चे के पास ओल्ड एनसीईआरटी है, यानी जो पुरानी एनसीईआरटी है, आज से कम 7 साल 8 साल पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहा है, तो वहाँ पे आपको 2 ही नाम दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन लेटेस्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे, पहले 2 देशों के साथ समझौता था, लेकिन अब वो 3 देशों से हो चुका है, ठीक है। वो कौन से देश हैं, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ठीक है। तो ये तीनों देश है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ओल्ड एनसीईआरटी वाले बच्चे हो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी विकास दर जो है वो सबसे तेज है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक दोबारा रिपीट हो रहा है, हम इसको कर चुके हैं, ठीक है। ये आई थिंक रिपीट हो गया है 2 बार। अनुमान लगाया जाता है, मतलब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि सन 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी जो आर्थिक शक्ति है अमेरिका, उससे भी आगे निकल जाएगा। कौन आगे निकल जाएगा, चाइना। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि चाइना जो है ना वो अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चीन के किस प्रधानमंत्री ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा था। तो ये चाउ एन लाई हैं, ठीक है। इन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा था। क्या मुझे आप कमेंट में बता सकते हो वो 4 क्षेत्र कौन से थे जिसमें इन्होंने आधुनिकीकरण यानी उसको मॉडर्न बनाने के लिए प्रयास किया था, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइए, अपना नाम जरूर लिखना, ठीक है। आगे चलते हैं। चीनी क्रांति कब हुई थी, यानी जो चाइना की क्रांति है कब हुई थी, सन 1949 में हुई थी। यहाँ के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता थे जिनका नाम था माओ, ठीक है। माओ के नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी 1949 में। अगला क्वेश्चन है, चीन ने कब और किससे अपने संबंध बनाकर राजनीतिक एकांतवास को खत्म करा। तो ये बात है 1972 की, अमेरिका के साथ। देखिए हुआ क्या था, चाइना जो था ज़्यादा व्यापार नहीं करता था, अपना घरेलू उद्योग से जो पैसा उसका निकलता था उसी को अपने देश में लगाता था, बाहर से व्यापार उसका नहीं था, ऐसा चाइना था, ठीक है। लेकिन 1972 में इसने कुछ अपने यहाँ पे बदलाव करे। क्या बदलाव करे कि अब हम बाहर से अपना व्यापार करेंगे। तो इन्होंने अमेरिका के साथ अपने संबंध सुधारे, बनाए, और 1972 में ये डिसाइड करा कि अब हम क्या करेंगे, थोड़ा व्यापार वगैरह करेंगे, अपना राजनीतिक एकांतवास जो है उसको खत्म करेंगे, ठीक है। चाइना के प्रधानमंत्री ने किन 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा था। अब देखो यही क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट में पूछा था, इसका आंसर यहाँ पे आ गया है। उद्योगों के क्षेत्र में, ठीक है, इंडस्ट्री को डेवलप करना था, कृषि यानी एग्रीकल्चर को डेवलप करना था, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप करना था, सेना यानी डिफेंस सिस्टम को अपने डेवलप करना था। तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये चारों ही यहाँ पे ठीक है, ठीक है। यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और बताओ यही क्वेश्चन मैंने ले लिया गलती से, ठीक है। अब आप तो इसी को देख के आंसर बता दोगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चाइना ने खेती का निजीकरण कब करा था, यानी प्राइवेटाइजेशन कब करा चाइना ने, 1982 में, 1982 में, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा। 1982 में चाइना ने क्या करा, अपने यहाँ पे एग्रीकल्चर जो था उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा। चीन ने उद्योग यानी जो इंडस्ट्री है उसका प्राइवेटाइजेशन कब करा था, निजीकरण कब करा था, तो 1998 में, ठीक है, 1998। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। सेज का विस्तृत नाम क्या है, सेज का पूरा नाम क्या है, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन ने भारत पे आक्रमण कब किया था, सन 1962 में किया था, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अपना ये जो लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, और अब चलेंगे चैप्टर नंबर 3 पे। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में लोकतांत्रिक तथा सैनिक दोनों तरह का शासन रहा है, यानी कि यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन भी रहा है, कभी कभी सैनिक शासन भी रहा है, यानी दोनों तरीके का शासन रहा है। तो ऐसा आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, ठीक है, और बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में स्वतंत्रता के बाद यानी आजादी के बाद से सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है। तो वो कौन सा देश है, ठीक है, जहां पे सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम हो। पाकिस्तान बांग्लादेश में तो है नहीं, तो आप इसको सीधा काट दो। श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे दक्षिण एशिया का प्रमुख देश नहीं माना जाता है। तो चाइना जो है ये दक्षिण एशिया का प्रमुख देश नहीं माना जाता है।
तो सी ऑप्शन आप यहाँ पे क्या करोगे, कट कर दोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिलोन किस देश का पुराना नाम है, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसको पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। तो श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसका पुराना नाम जो है वो सिलोन है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख मुजीबुर रहमान का संबंध किस देश से है। तो शेख मुजीब जो है ये बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश एक सल्तनत हुआ करता था, यानी पहले ये एक सल्तनत होता था। तो मालदीव जो है ना, ये पहले क्या होता था, एक सल्तनत होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता जो है कब हुआ। ठीक है, ताशकंद समझौता जो है ये हुआ था 1966 में। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1965 में, यानी इंडिया पाक वॉर। उस समय में लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, ठीक उसके एक साल बाद यानी 1965 में युद्ध हुआ था, उसके एक साल बाद यानी 1966 में ये ताशकंद गए हुए थे। ठीक है, ताशकंद समझौता वहां पे हुआ था, लेकिन वहीं पे अचानक से इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि एक विवाद का विषय है। आज तक पता नहीं लग पाया है कि मृत्यु का कारण क्या था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने श्रीलंका में शांति सेना जो थी वो कब भेजी थी। तो भारत ने 1987 में यानी 1987 में श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस देश से भारत का बिना वीजा यात्रा का समझौता है, यानी कि हमारे लोग वहां पे बिना वीजा के जा सकते हैं, वहां के लोग हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। तो कौन से देश के साथ हमारा ऐसा समझौता है, नेपाल के साथ। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो था वो कब किया था। तो ये किया था मई महीने में, यानी ये अगर हम एग्जैक्ट बात करें मई महीने में किस डेट को, तो ये 18 मई को किया गया था, 18 मई 1974 को। ठीक है, यानी 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ पे किया था, तो ये राजस्थान में किया था। राजस्थान में उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम जो है वो है पोखरण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेपाल में किन किन के बीच त्रिकोणीय संघर्ष रहा। तो इसमें राजा के सैनिक भी थे। ठीक है, इसमें माओवादी विचारधारा के लोग भी थे और लोकतंत्र समर्थक भी थे, तीनों थे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र था। तो संवैधानिक राजतंत्र था नेपाल में। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र की मांग चल रही है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक है, यानी उसकी संख्या काफी अच्छी खासी है, यानी संख्या में वो ज्यादा है, तो वो सिंगली लोग हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिट्टे का संबंध किस देश से है। तो लिट्टे जो है ये एक संगठन होता था, कहाँ पे होता था, श्रीलंका में होता था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, लिट्टे का संबंध जो है वो श्रीलंका से है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए किन दो स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं उन्होंने बातचीत के लिए, ठीक है, राजी करने का प्रयास किया है। तो आइसलैंड और नॉर्वे हो जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेपाल के राजा ने कब संसद को भंग करके वहां पे सरकार को गिरा दिया था। तो सन 2002 की बात है ये, नेपाल के जो राजा थे उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, वहां की संसद को गिरा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में जातीय संघर्ष है। जातीय संघर्ष आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका में। ठीक है, किस किस के बीच में है, श्रीलंका में दो समुदाय हैं, एक तो यहाँ का सिंगली समुदाय है और दूसरा जो भारत से तमिल लोग बस गए हैं वहां पे जाके, इन दोनों के बीच में ये है। ठीक है, यानी सिंगली वर्सेज यहाँ पे तमिल लोगों के बीच में। कश्मीर के दो हिस्से किस युद्ध के दौरान हो गए थे। तो आपको पता होगा कि सन 1947-48 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, यहाँ पे कश्मीर के दो हिस्से हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ऑप्शन देखिए, आपके सामने एक ही ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का किस देश के साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में जल बंटवारे को लेकर, ठीक है, हिस्सेदारी को लेकर विवाद रहा है। तो ये बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में सबसे पहले किसका नाम आता है। तो ध्यान से एक बार ऑप्शन को देखिए, श्रीलंका का आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे के लिए 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, यानी सिंधु जल समझौता हुआ था। तो ये किसने करवाया था। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा करवाया गया समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के किस देश ने सबसे पहले
अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। तो सबसे पहले श्रीलंका जो था इसने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था, ठीक है। अब यह अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना होता क्या है, अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरल बनाना, यानी व्यापार के लिए सरल बनाना, जिसमें व्यापार आसानी से हो सके, मुक्त व्यापार हो सके, ठीक है, इसे कहा जाता है उदारीकरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई देशों में मुक्त व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से डैश की स्थापना की गई थी। तो साफ्टा की स्थापना की गई थी, ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्क संगठन जो था कब बना था और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है ये कहाँ पे, तो ये 1985 में बना था, ठीक है, 1985 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नेपाल के काठमांडू में है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 के इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है। तो जो यूएनओ है वो किसका उत्तराधिकारी है, लीग ऑफ नेशंस का, ठीक है। चैप्टर की वीडियो को जरूर देखना, वहां पे डिटेल में आपको सब कुछ बताया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां यानी 193वां जो देश है वो कौन है, तो वो दक्षिणी सूडान है, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुई थी, यानी जो यूएनओ है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 24 अक्टूबर, ठीक है, 1945 को। तो अपना यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, तो भारत 30 अक्टूबर 1945 को बना था, याद रखना है। जब उसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, उसके 6 दिन के बाद भारत उसका मेंबर बन गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और कितने अस्थायी सदस्य थे। तो देखिए जो यूएनएससी है जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहा जाता है, इसमें 5 सदस्य तो होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं और 10 सदस्य जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं यानी कि अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 और 10 वाला ऑप्शन जो है वो ए दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे ए को करेक्ट मानोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2006 में लेबनान पर किसने हमला किया था। तो आंसर को ध्यान से देखिए, अमेरिका, रूस, इजराइल, जापान, इनमें से कोई एक था। तो वो कौन सा देश था, इजराइल था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करे थे। तो 51 देश थे, ठीक है। पहले 50 देशों ने करे थे, बाद में एक देश और आ गया था पोलैंड, उसने भी करे थे। तो इस तरीके से 51 देश हो जाएंगे, ठीक है। तो 51 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। आज की डेट में अगर हम देखें तो एंटोनियो गुटेरियस, ठीक है, ये इसके वर्तमान महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो पावर मिली हुई है। तो परमानेंट मेंबर जो है उनको मिली हुई है और परमानेंट मेंबर कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा उसका डैश होता है, क्या होता है, कौन होता है सबसे अधिक दिखने वाला। तो जो यूएनओ है उसका जो महासचिव होता है, ठीक है, वो उसका सार्वजनिक चेहरे के रूप में आप देख सकते हो जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वीटो पावर का सबसे कम इस्तेमाल किसने करा है। तो वीटो पावर का सबसे कम इस्तेमाल चाइना ने करा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पूछेंगे आगे तो आप क्या बताओगे, सबसे ज्यादा अगर पूछे तो आप बताओगे सोवियत संघ, रूस ने करा है, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। वर्ल्ड बैंक जो है ये कब स्थापित हुआ था, 1944 में हुआ था, ठीक है, 1944 में। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। तो इनको 2 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का अधिकतम इस्तेमाल आज तक किसने करा है। देखो ये क्वेश्चन आ गया, सबसे कम किसने करा है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम किसने करा है तो आप बोलोगे चीन ने करा है। और सबसे ज्यादा किसने करा है, ठीक है, सबसे अधिक बार किसने करा है, तो आप कहोगे सोवियत संघ, रूस ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है। यानी ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO जिसको कहा जाता है, ये किसका उत्तराधिकारी है। तो ये गेट का है, ठीक है। गेट का मतलब क्या है, यहाँ पे जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका उत्तराधिकारी है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, यानी कि कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा पैसा देता है। तो अमेरिका देता है, ठीक है, पहले नंबर पे अमेरिका आता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, इसकी स्थापना सन 1995 में हुई थी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, एक सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, 1957 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जो है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका काम होता है तकनीकी सहायता प्रोवाइड कराना, अंतरराष्ट्रीय वित्त व्यवस्था जो है इसकी देखरेख करना, अगर कोई मान लो लोन मांगता है, वित्तीय सहायता मांगता है, तो वो उसको देना भी इसी का काम होता है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ये सारी चीजें IMF करता है। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन जो है ये किससे रिलेटेड है? ये एक बहुत बड़ा, आप इसको इंटरनेशनल संगठन कह सकते हो, ये मानव अधिकारों के लिए काम करता है, ठीक है। किसके लिए काम करता है? ह्यूमन राइट के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी जिसको ICJ कहा जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है हेग में। अब ये हेग कहाँ पे है? ये नीदरलैंड में है, ठीक है, नीदरलैंड में है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन ह्यूमन राइट वॉच जो है, इसका संबंध किससे है? तो नाम में ही आपको पता लग रहा है ह्यूमन राइट वॉच, यानी ह्यूमन राइट यानी कि मानव अधिकार, तो ये किस चीज से रिलेटेड है? मानव अधिकारों की वकालत करता है, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है, यानी जो सुरक्षा है इसका बेसिक मीनिंग जो है वो क्या होता है? तो इसका बेसिक मीनिंग यही होता है कि खतरे से आज़ादी। यदि हम खतरे से आज़ाद हैं तो हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम सुरक्षित मानते हैं। तो पहले का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा संबंधित है, यानी पारंपरिक धारणा किससे संबंधित है? वैश्विक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, पड़ोसी देश की सुरक्षा से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, राष्ट्र की सुरक्षा की बात होती है इसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, सेम लैंग्वेज में आया हुआ है, तो याद रखना है, बिल्कुल याद करके जाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने 1980 के दशक में किसके खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया था? ये जो आतंकवादी थे इनका समर्थन दिया था, ठीक है, अमेरिका ने। तो आप समझते हैं, आपने पढ़ा है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ही टकरार थी, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको बिना कुछ सोचे सोवियत संघ टिक कर देना है, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1946 से 1991 के बीच में गृह युद्ध की संख्या में वृद्धि हुई है, वो कितनी हुई है? अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर किसी बच्चे के पास ओल्ड NCERT है, यानी अगर आप पुरानी NCERT की किताब से पढ़ रहे हो, पुरानी किताब मतलब क्या है? आप 5 साल, 6 साल, 7 साल पुरानी NCERT से पढ़ रहे हो, 4 साल पुरानी NCERT से पढ़ रहे हो, तो वहां पे इसका आंसर अलग होगा। लेकिन अगर आप लेटेस्ट NCERT से पढ़ रहे हो तो आपका आंसर होगा 12 गुना। तो अब आप अपनी NCERT खोलो, उसमें जाके क्वेश्चन चेक करो आपकी NCERT में क्या दे रखा है, ठीक है। अगर आप पुरानी NCERT में हो तो उसको याद मत करना, बिल्कुल नई NCERT से याद करना, जहाँ पे लेटेस्ट डेटा जो दे रखा है, ठीक है, वो 12 गुना दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि जैविक हथियार संधि यानी BWC, ये संधि कब हुई थी? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ये सन 1972 की संधि है, यानी 1972 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपरोध का क्या मतलब होता है? तो अपरोध का मतलब होता है, अब देखो ध्यान से देखो, ये ऐसे क्वेश्चन आप पेपर में बिना सोचे कर सकते हो। युद्ध को बढ़ावा देना, युद्ध से अलग रहना, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती है, तो ये दोनों ही आंसर आप काट दो। इसमें युद्ध की आशंका को रोकना, ठीक है, युद्ध की आशंका को रोकना, यानी युद्ध कम से कम हो या फिर युद्ध बिल्कुल ही ना हो तो वो बेटर माना जाता है, इसको अपरोध कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध की स्थिति में किसी सरकार के पास कौन से विकल्प होते हैं? मान लो किसी देश में युद्ध छिड़ जाता है तो सरकार के सामने क्या ऑप्शन है? उसके सामने एक तो ऑप्शन ये होता है कि वो सरेंडर कर दे, वो ये बोल दे कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, हमने सरेंडर कर दिया, पहला ऑप्शन तो ये है। फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, यानी जो सामने वाला जो पक्ष है वो हमसे जो भी कह रहा है हम उसकी बात को मान लेते हैं और उससे कह देते हैं हमने सरेंडर कर दिया है, हमें आपसे कोई युद्ध नहीं चाहिए, ठीक है, एक ऑप्शन ये होता है। तीसरा ऑप्शन होता है कि युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाना कि दूसरा पक्ष डर जाए, यानी कि बिल्कुल डटे रहना कि भाई हम तो लड़ेंगे, अगर तुम्हें हमसे लड़ना है तो हम लड़ेंगे, हमें कोई डर नहीं है, ठीक है। अगर इस तरीके की चीजें हो तो ये तीसरा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे तीनों ही सही है, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, तीनों ऑप्शन होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैविक हथियार संधि जो हमने अभी BWC पढ़ा था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो उसमें 155 से ज्यादा देश जो थे उसमें शामिल हुए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक रूप से विस्थापित जन कौन होते हैं, यानी ऐसे लोग
जो देश की सीमा रेखे के अंदर ही मतलब चले गए हैं। जैसे मान लो कोई दिल्ली से पंजाब में जाके बस गया है, या मान लो कोई बिहार से कर्नाटक में जाके बस गया, यानी है तो वो देश के अंदर ही ना, तो देश के अंदर ही है तो उसको क्या बोलेंगे, आंतरिक रूप से विस्थापित जन, यानी जो देश के अंदर ही कहीं पे विस्थापित हो जाए। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रवासी कौन होते हैं? ऐसे लोग जो खुद से बाहर चले जाए। कई बार क्या होता है, कई लोग ना विदेश में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वहां पे ज्यादा पैसा मिलेगा उनको काम करने का, तो वो वहां पे काम करने चले जाते हैं, यानी अपनी मर्जी से। फिर वो वहां पे बस भी सकते हैं, उनको अच्छा लगता है। मान लो कुछ लोग वहां की नागरिकता ले लेते हैं। तो जो लोग अपनी मर्जी से, यानी कोई दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से, ठीक है, चले गए हैं अपने देश को छोड़ के, वो क्या कहलाएंगे? अप्रवासी कहलाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, यानी ये जो एबीएम संधि थी ये कब हुई थी? तो एबीएम संधि जो थी ये भी सन 1972 में हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रासायनिक हथियार संधि यानी सीडब्ल्यूसी, ये संधि कब हुई थी? ये 1997 में हुई थी, 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक हथियार संधि जो है उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें 193 से ज्यादा देशों ने, यानी 193 से ज्यादा देशों ने इसमें क्या किया था? भाग लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा खतरे का नया स्रोत है? तो आतंकवाद भी खतरे का नया स्रोत है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, गरीबी भी है, महामारी भी है, यानी आंसर हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे खतरे के नए स्रोत है। ठीक है, चैप्टर अगर आपने देखा है वीडियो तो आप आराम से कर दोगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समझौते में वैश्विक ताप वृद्धि यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसें, जो कि मतलब हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं होती है, ये खतरनाक जो गैसें हैं, इसके उत्सर्जन को कम करने के लिए से संबंधित दिशा निर्देश बताए गए थे? तो कौन से समझौते में? क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसमें यह कहा गया था कि किस प्रकार से हम ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उसका उत्सर्जन कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरणार्थी कौन होते हैं? रिफ्यूजी। रिफ्यूजी कौन होंगे? ऐसे लोग जो किसी मजबूरी में अपना देश या अपना जो निवास स्थान है उसको छोड़ने को लिए मजबूर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, मान लो बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सब कुछ तबाही मच गई, ऐसी स्थिति हो, या राजनीतिक उत्पीड़न हो, जैसे देश में बंटवारा हुआ था उस समय आपने देखा था क्या हुआ था, लोग एक एक जगह से दूसरी जगह पे गए थे। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? शरणार्थी कहलाते हैं या फिर रिफ्यूजी कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2003 तक पूरी दुनिया में कितने करोड़ लोगों को HIV एड्स बीमारी हो चुकी है? तो ये 4 करोड़ लोग हैं। ठीक है, 4 करोड़ लोगों को ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1990 के दशक में किस देश में मैड काऊ नामक एक बीमारी थी? ये मैड काऊ नाम की एक बीमारी थी जो बहुत तेजी से फैली, जिसमें अरबों डॉलर का उसको नुकसान हुआ। तो ये ब्रिटेन में फैली थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। HIV एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, सार्स जैसी महामारी हो गई, ये कैसे फैलती हैं? तो इसके कई कारण हैं। आप्रवास के कारण भी फैलती है। मान लो किसी देश का कोई व्यक्ति है, उसको वो बीमारी थी, वो कहीं और चला गया, उससे फिर दूसरे लोगों को फैल जाएगी। व्यवसाय बिजनेस में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वहां पे फैलती है। पर्यटन यानी टूरिज्म के कारण भी होती है, सैन्य अभियान के कारण भी होती है, यानी सारे ही आंसर सही है। तो आप क्या बताओगे यहाँ पे? डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2017 के अनुसार दुनिया में विस्थापित लोगों को शरण देने में सबसे ज्यादा मतलब कहाँ पे लोग गए हैं, कहाँ पे लोगों को ज्यादा बसाया गया है? तो अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, 30% लोग यहाँ पे बसाए गए हैं। चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लिमिट्स टू ग्रोथ, ये जो बुक है ये बुक कब प्रकाशित हुई थी? तो ये सन 1972 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, छापी गई थी। और किसके द्वारा ये जो बुक है इसको छापा गया था, इसका प्रकाशन किसने करवाया था? तो विद्वानों का एक ग्रुप था, एक समूह था जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम, इसने करवाया था इसको पब्लिश। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी सम्मेलन, जिसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है और अर्थ समिट भी कहा जाता है, ये कहाँ पे हुआ था? ये ब्राजील में हुआ था। ठीक है, ब्राजील में एक जगह है जिसका नाम है रियो डी जनेरियो। ठीक है, वहां पे हुआ था, तो याद रखना है। पेपर में मान लो अगर रियो डी जनेरियो ना लिखा हुआ, ब्राजील लिखा हुआ, तो आप ब्राजील कर दोगे, और ब्राजील की जगह अगर आपको रियो डी जनेरियो मिल गया तो आप ये कर दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रियो सम्मेलन जो था ये कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था, सन 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि रियो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 170 के करीब देश जो थे इसमें शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि अराल के आसपास जो हजारों लोग बसे हुए थे, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि यहाँ का जो पानी था वो जहरीला हो गया था। ठीक है, अब जहरीले पानी में जिंदा तो रह नहीं सकते हैं, इसलिए इन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया।
जिन संसाधनों पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं, उसको हम साझी संपदा के रूप से जानते हैं। ठीक है, एजेंडा जो 21 था उसका संबंध किससे था, तो ये जलवायु परिवर्तन को लेकर भी था, जैव विविधता को लेकर भी था, वानिकी को लेकर भी था। तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी तीनों ही सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है आवर कॉमन फ्यूचर। ये एक रिपोर्ट छपी थी। ठीक है, इस रिपोर्ट में किस चीज को लेकर चेतावनी दी गई थी, तो इसमें आर्थिक विकास के जो तरीके हैं ना, इसको लेकर चेतावनी दी गई थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आज विश्व में लगभग कितने मूल निवासी हैं। अगर आज हम देखें तो आप ये मान लीजिए कि पूरी दुनिया में 30 करोड़ के आसपास मूल निवासी हैं। ठीक है, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आवर कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट छापी गई थी, ठीक है, ये कब छापी गई थी, 1987 में छापी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया था कि जो आज हम जिस तरीके से आर्थिक विकास कर रहे हैं वो फ्यूचर में हमें बहुत नुकसान देने वाला है। ठीक है, यानी आने वाले टाइम पे टिकाऊ साबित नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत में छेद की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी, तो ये 1980 के दशक के मध्य में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने खोज करी थी कि जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की जो लेयर है उसमें छेद हो गया, जिसके कारण सूर्य की जो रोशनी है वो डायरेक्ट आ जा रही है, जिससे अंटार्कटिका वगैरह का ग्लेशियर पिघल रहा है और वो ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो एक समय में क्या हो जाएगा, बहुत सारे देश डूब के शिकार में आ जाएंगे, यानी डूब सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर कब करा था, तो भारत ने 2002 में इसमें हस्ताक्षर करे थे। 2002 में भारत इस संधि में शामिल हो चुका था। ठीक है, इसके तहत क्या करना था हमको, अपना जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको कम करना था। अगला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका जो संधि है इसका संबंध कब से है, तो ये 1959 की संधि है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व में पहला बांध विरोधी आंदोलन जो था वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन जो था ये कब हुआ था। ठीक है, तो ये आप ये 1980 के दशक के आसपास की बात है। ठीक है, कि तुर्की और सीरिया तथा इराक इनके बीच में किस नदी पर बांध के निर्माण को लेकर विवाद है, तो इनके अगर हम देखें तो ये फरात नदी है। ठीक है, फरात नदी है, इसमें जो बांध बनाने की बात थी इसको लेकर क्या था इनके बीच में। ठीक है, इसमें विवाद हो गया था बांध निर्माण को लेकर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला बांध विरोधी आंदोलन जो हुआ था वो किस नदी पे हुआ था, तो फ्रैंकलिन नदी के ऊपर हुआ था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश, ध्यान से देखिए, सऊदी अरब। बहुत सिंपल है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल जो है इसका गठन कब हुआ था, ये सन 1975 में हुआ था। ठीक है, 1975। मापुसे नामक जो मूल निवासी हैं ये कौन से देश से संबंधित है, चिले। चिले की जनजाति है जिसका नाम है मापुसे। चैप्टर नंबर 7 है बुक 1 का, इसको देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ आपको बताना है। वैश्वीकरण क्या है इनमें से, तो वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रवाह। प्रवाह का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी वस्तु जब एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच रही है तो वो प्रवाह है। या मान लो कोई विचारधारा है जो एक देश से दूसरे देश में पहुंच रही है तो वो भी प्रवाह है। ठीक है, व्यापार वगैरह जो होता है जिसमें पूंजी की आवाजाही होती है वो सब प्रवाह होता है। ये सभी वैश्वीकरण को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सोशल फोरम जो था उसकी पहली बैठक जो थी वो कब और कहाँ पे हुई थी, तो वर्ल्ड सोशल फोरम की जो पहली बैठक है ये 2001 में हुई थी ब्राजील में। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है पोर्टे अल्गेरे। ठीक है, यहाँ पे ये पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सन 1999 में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक जो थी वो कहाँ पे हुई थी। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ये जो मीटिंग हुई थी ये सिएटल में हुई थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का विरोध किसने किया था, तो देखिए जो वामपंथी हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, इन्होंने भी विरोध करा था, और जो दक्षिणपंथी हैं इन्होंने भी करा था। यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा आपसे, यानी कि कौन सा कथन गलत है, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए, वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसके आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर प्रकार के प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, बी ऑप्शन है वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण एक ही है, बिल्कुल सही है। इसको वैश्वीकरण भी कहा जाता है, भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, नाम अलग अलग हैं
लेकिन सब एक ही चीज है। वैश्वीकरण केवल एक आर्थिक परिघटना है, ये गलत है। आगे देखते हैं, वैश्वीकरण देशों के बीच आपसी जुड़ाव है, ये भी आप सही मान सकते हैं। तीनों ही ठीक है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना नहीं है, बल्कि इसके सांस्कृतिक और राजनीतिक हर प्रकार के प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत था, हमको यही पहचानना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि WSF इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। तो ये वर्ल्ड सोशल फोरम है। ठीक है, एक बार आप ऑप्शन में देखिए, वर्ल्ड सोशल फोरम, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के प्रमुख कारण क्या है। तो मेन जो कारण था वो टेक्नोलॉजी ही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आपको यही बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे देश के उत्पादकों को निर्यात की अनुमति ना होना किस तरफ से मतलब ये इशारा हो रहा है, कौन सी व्यवस्था होती है जिसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये संरक्षणवाद की नीति होती है, एक पॉलिसी होती है जिसको संरक्षणवाद कहा जाता है। भारत ने भी इसको अपनाया था। ठीक है, लेकिन बाद में भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो रहा था। संरक्षणवाद होता क्या है, इसमें ये कहा जाता है कि अपने देश में बना हुआ जो प्रोडक्ट है, अपने देश की बनाई हुई कंपनियों का जो प्रोडक्ट है, आप उसको खरीदो, बाहर की चीज़ों को हम देश में नहीं आने देंगे। ठीक है, उस पर टैक्स लगा दिया जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर उसकी अनुमति ही नहीं होती है। तो इस तरीके की जो नीति होती है उसको संरक्षणवाद कहा जाता है। इससे मार्केट में कंपटीशन खत्म हो जाता है, और कहीं ना कहीं कुछ ही कंपनियां होती हैं जिनकी ज़्यादा चलने लग जाती है। ठीक है, तो वो भी इस चीज़ का गलत फायदा उठाने लग जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का उदय जो हुआ है उसका मेन कारण क्या है। तो अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो तो उसका मेन कारण है ही, लेकिन इसके सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो। संचार की क्रांति भी है, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव भी है, तो ये सारे ही वैश्वीकरण के कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में मान लो अगर ऑप्शन में सारे पॉइंट गलत दिए होते तब तो आप केवल टेक्नोलॉजी लगा देते, लेकिन सारे पॉइंट अच्छे हैं यहाँ पे, और लास्ट में ये ऑप्शन भी है, तो आपको डी लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव नहीं है। तो देखिए, पहनावा सांस्कृतिक प्रभाव है, लोगों का रहन सहन ये भी सांस्कृतिक प्रभाव है, लोगों का खान पान भी सांस्कृतिक प्रभाव है, लेकिन आर्थिक गतिविधि जो है ये सांस्कृतिक प्रभाव नहीं है। तो ये हमको पहचानना था। ठीक है, तो ये हमारा ये चैप्टर था और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, ज़्यादा एमसीक्यू बनते नहीं है इस चैप्टर में से। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड बुक की। सेकंड बुक के चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताइए आज़ादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी। जब देश को आज़ादी मिली थी उस समय किन बातों पे सबकी सहमति थी। तो सबसे पहला पॉइंट है लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन चलाया जाएगा, इस बात पे सभी सहमत थे। ठीक है, सबके भले के लिए काम, यानी सरकार जो होगी वो सभी की भलाई का काम करेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी पॉइंट, यानी सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद भारत के सामने मुख्यतः 3 चुनौतियां कौन सी थी। तो सबसे पहली चुनौती यही थी कि देश में एकता बनाए रखना, दूसरा लोकतंत्र कायम करना, तीसरा पूरे समाज का विकास करना। ये तीनों ही पॉइंट ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया था, जो उनका फेमस भाषण है, वो किस नाम से जाना जाता है। तो उसको हिंदी में तो हम बोलते हैं भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, लेकिन अंग्रेजी में इसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका बी और सी दोनों ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान में डैश के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया गया है जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएससी कहा जाता है। ठीक है, हुआ क्या था मैं आपको बता दूं, जो हमारा संविधान बना रहे थे वो इस चीज़ को अच्छे से जानते थे कि संविधान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकल सकती है। हो सकता है फ्यूचर में ये संविधान सही साबित ना हो, कुछ कमियां हो जाए, सरकार बेहतर काम ना कर सके। ठीक है, तो मौलिक अधिकार वगैरह तो हमको मिल गए थे, लेकिन कुछ जो कमियां थी उन कमियों को पूरा करने के लिए उन्होंने ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये डाल दिया था हमारे संविधान में। ठीक है, कि सरकार जो है वो जो अधिकार देती है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर सरकार को जनता की भलाई के लिए या फिर लोक कल्याण के लिए कोई काम करना है तो वो इसके तहत कर सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अमृता प्रीतम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमृता प्रीतम जो है वो कौन सी भाषा की कवयित्री हैं, यानी ये कौन सी भाषा में लिखती हैं। तो ये है पंजाबी भाषा की। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत
किसके द्वारा दिया गया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ था? धर्म के आधार पे हुआ था, ठीक है, हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पे देश को बांटा गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 1906 में इसका गठन हुआ था। भारत में रजवाड़ों की जो संख्या है वो कितनी है? 565 है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रजवाड़ों का भारतीय संघ में जो विलय हुआ था, उसके लिए जो सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करवाए गए थे, तो उसका क्या नाम था? उसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, सी पॉइंट आपका ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अगला क्वेश्चन है कि डैश के शासक को निजाम कहा जाता है? कहाँ के शासक को निजाम कहा जाता है? तो हैदराबाद के शासक को कहा जाता है, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। रजाकार कौन थे? तो निजाम जो था उसके अर्धसैनिक बल था, या फिर आप निजाम के गुंडे मान सकते हो आपको इसको, ठीक है, ये रजाकार होते थे जो कि कट्टर होते थे, सांप्रदायिक होते थे, खासकर जो गैर मुस्लिम होते थे उनको टारगेट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि महाराजा बोधचंद्र सिंह का संबंध जो है निम्न में से किस रियासत से है? तो महाराजा बोधचंद्र जो है ये मणिपुर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि डैश भारत का पहला भाग है जहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपना के 1948 में चुनाव करवाया गया था? तो ये मणिपुर में ऐसा कराया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? ये सन 1920 में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये जो नागपुर अधिवेशन है ना, इसमें ही ये डिसाइड हो गया था, यानी कि इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा, क्योंकि देखो बात कब की है? 1920 की है। क्या 1920 में देश आज़ाद हुआ था? नहीं हुआ था, ठीक है, उस समय तो आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन ये मीटिंग तो 1920 में हुई थी, अधिवेशन। तो उस समय इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जब भी हमारा देश आज़ाद होगा तो हम उसमें राज्यों को पुनर्गठित करेंगे, किस आधार पे? भाषा के आधार पे करेंगे, ठीक है। तो ये नागपुर अधिवेशन में ये डिसीजन लिया गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस गांधीवादी नेता की मृत्यु जो थी वो भूख हड़ताल के दौरान हो गई थी? तो ये पोट्टी श्री रामुल्लू इनका नाम है, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये अलग राज्य बनाने के लिए डिमांड में थे और भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, वहां पे हो गया था ऐसा। अगला क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने कब आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करी थी? तो ये 1952 में करी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो था ये बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था? तो ये 1956 में हुआ था, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात ये राज्य कब बने थे? ठीक है, कब बनाए गए थे? तो ये 1960 में बनाए गए थे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो ये 1966 में मिला था, ठीक है। पंजाब जो है बहुत बड़ा स्टेट होता था, इतना बड़ा स्टेट होता था कि आप ये मान लीजिए कि पंजाब का कुछ हिस्सा बंटवारे के दौरान पाकिस्तान में चला गया, शेष हिस्सा भारत में बच गया, और इसी पंजाब में से पंजाब बना, हरियाणा बना, और हिमाचल प्रदेश भी यहाँ से अलग हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 यानी बुक 2 का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो थे ये पहले चुनाव आयुक्त थे, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस जीती थी, ठीक है। तो कितनी सीटें जीती थी ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 364 सीटें जीत गई थी। सोशलिस्ट पार्टी जो है इसके संस्थापक कौन है? तो आचार्य नरेंद्र देव, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो जो भारतीय जनसंघ है इसकी स्थापना किसने करी थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इन्होंने करी थी, ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, यानी हमारा जो चुनाव आयोग था ये कब बना था? तो ये 1950 में बना था, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कोई डेट वाला, तो थोड़ा आप इसमें दिमाग भी लगा सकते हो। मान लो ये क्वेश्चन की जगह कोई दूसरा भी क्वेश्चन है तो भी थोड़ा दिमाग लगाना। कैसे दिमाग लगाना है? जैसे मान लीजिए हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, ठीक है, हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 1947 में तो देश आजाद हुआ था, तब तो हुआ नहीं था, ये तो आप सीधा कट कर दोगे। और 1952 में तो पहला चुनाव ही हो गया था, तब थोड़ी होगा, तो 1952 भी कट हो जाएगा, 1953 भी कट हो जाएगा, एक ही बचेगा ऑप्शन। तो ऐसे दिमाग लगा के आपको ये डेट वाले क्वेश्चन करने होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे गलत नहीं होगा कभी भी क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मतदाता सूची यानी जो पहली वोटर लिस्ट बनाई गई थी, तो उस वोटर लिस्ट में जो महिलाओं के नाम गलत दर्ज हो गए थे, तो कितनी महिलाओं के नाम गलत दर्ज हुए थे? तो 40 लाख महिलाओं की, सोचिए कितनी बड़ी गलती थी। नेक्स्ट है कि प्रथम चुनाव के समय देश में कितने मतदाता थे?
तो उस समय देश में 17 करोड़ मतदाता थे और उन मतदाताओं में से कितने लोग साक्षर थे, ठीक है, कितने परसेंट साक्षर थे, तो केवल 15% ही साक्षर थे जो कि नाम वगैरह अपना पढ़ लिख सकते थे इतना। किस पार्टी की विचारधारा के अनुसार ये कहा जाता है कि सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ था, यानी 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ था वो सच्ची आज़ादी नहीं है, ऐसा कौन सी पार्टी मानती है? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी मानती है, ठीक है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ये टूट कर 2 हिस्सों में बट गई थी। ये कब हुआ था? ये 1964 में हुआ था, ठीक है। एक तो हो गई थी सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक हो गई थी सीपीआई एम, ठीक है, मार्क्सवादी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देशों में वहां का संविधान एक ही पार्टी को देश में शासन चलाने की परमिशन देता है? तो चाइना में भी ऐसा ही है, एक ही पार्टी शासन चला सकती है, क्यूबा में भी है और सीरिया में भी है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक सेकेंड, तो इसका ऑप्शन जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट में। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड चैप्टर था इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चैप्टर की वीडियो यानी चैप्टर वाइज सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर देखिए। वन शॉर्ट वीडियो जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन करा रखे हैं उसको जरूर देखिए। एमसीक्यू वीडियो भी आपको अच्छे तरीके से देखना है, कम से कम 2 बार। इसके अलावा कार्टून की मैप की वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ जल्दी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।